बच्चों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ रहे हैं और जो हमारे एनसीईआरटी के हाफ पेज में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, जितने हाफ पेज में दिया हुआ है और इससे पिछले 10 साल में 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको आज हम इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, कुछ लोग इसको, मैम ये तो ग्राफ है तो इसका फुल फॉर्म ग्राफ क्यों नहीं आ रहा है, ग्राम क्यों आ रहा है? तो इसमें एक छोटा जो भी है, इसमें ईसीजी जो हमारा होता है, जो हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्राफ होता है उसको हम लोग ग्राम बोलते हैं और जो मशीन होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो पेपर पे लिया जाता है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो हमारी मशीन होगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब हम पढ़ते हैं ईसीजी के बारे में होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ऑफ अ कार्डियक साइकिल। जब हमारी कार्डियक साइकिल चलती है तो उसमें आप लोगों ने लब डब के बारे में सुना होगा। ठीक है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारे जब भी साइकिल चलती है, हार्ट साइकिल, तो उसको हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्राफ हमारा ये दिया हुआ है जिसको हम लोग ईसीजी कहते हैं। इसमें मेनली जो वेव होते हैं, पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव, तीन होते हैं। जो हमारा क्यू आर एस होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट वेव होता है। इसको काउंट कर कर हम लोग ये देखते हैं कि जो पेशेंट की हार्ट बीट है वो कितनी है। जैसे हम लोग एक कॉपी पे पेज होता है जिसपे हमको ये ग्राफ मिला। अब हम लोग कैसे जान पाएंगे कि उसकी हार्ट बीट क्या है? तो इस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को हम लोग काउंट करते हैं। अगर हमारी ग्राफ पे जैसे 60 टू 100 तक आ रहा है ये, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि 72 हार्ट बीट होती है। तो इससे हम लोग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर कर पता करते हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट कितनी है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि पी वेव होता क्या है। पी वेव जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। ओके, जो हमारा पी वेव होता है वो एट्रिया, हमारा जो हार्ट होता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है। हमारा जो ये हार्ट है इसमें दो वेंट्रिकल पाए जाएंगे और दो एट्रिया पाए जाएंगे और दो वेंट्रिकल पाए जाएंगे। ठीक है, ये एट्रिया हमारा और ये वेंट्रिकल है। तो हमारा जो पी वेव होता है वो हमारे एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है। क्या? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। ओके, तो पी वेव में हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ओके बच्चों, सेकेंड हमारा क्या आएगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये हमारा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या करेगा? रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लोग इसमें सिंपल सा क्या लिख सकते हैं? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या आता है? टी वेव। टी वेव क्या है? हमारा वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा जो इधर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, फिर इधर हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया और इधर हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। अब मैम वेंट्रिकल तो रिलैक्स हो गया बट हमारे एट्रिया क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा? नहीं, एट्रिया जो है हमारा वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में आके रिलैक्स हो जाता है। बट उसकी वेव जो है ना वो बहुत छोटी बनती है, जो कि हमारे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के पीछे छिप जाती है, इसलिए एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं किया गया। बस क्या हुआ है कि हमारा जो पी वेव होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो क्यू आर एस वेव होता है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो टी वेव है वो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन या रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये डबल सर्कुलेशन के जस्ट पहले दिया हुआ है, आधे पेज का टॉपिक है और इसमें आप लोग देख सकते हैं पिछले कितने 10 साल से लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट इसमें बच्चों को जो चीज नहीं समझ में आती है वो क्या है? हमारा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। मैम ये किस चिड़िया का नाम है? तो चलो, इसे चिड़िया का नाम नहीं है, ये क्या हमारा
डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़। तो डी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? डू पॉजिटिव। ओके, ये क्या है? जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मली जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारा हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसमें निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जब किसी भी चीज में डीपोलराइजेशन होगा तो मेम्ब्रेन का जो हमारा पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा। हमारा मेम्ब्रेन अगर जैसे कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, या निगेटिव चार्ज है तो वो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो मान लेते हैं ये हमारा मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन जो अंदर से होती है वो नॉर्मली निगेटिवली चार्ज होती है। लेकिन जब हमारा सोडियम आयन हमारे इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जाता है हमारा सोडियम आयन, तो सोडियम आयन जो है वो तो प्लस चार्ज है ना। जब वो सेल के सॉरी मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना। तो हमारा जो डीपोलराइजेशन होता है वो क्या होता है? मेम्ब्रेन के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम लोग डीपोलराइजेशन बोलेंगे। और सेम जब हमारा पोटेशियम आयन क्या होता है? पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है तो हमारा मेम्ब्रेन का अंदर का पार्ट जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में मतलब जैसे पहले थी मेम्ब्रेन फिर वैसे आ गई। तो क्या होता है इसमें? हमारा जो पोटेशियम आयन है वो आउटवर्ड जाता है, बाहर निकलता है। ओके, पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो हमारा जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो निगेटिवली चार्ज क्यों होती है? क्योंकि उसमें निगेटिवली चार्ज प्रोटीन पाए जाते हैं। डिपोलराइजेशन में क्या होता है? हमारा जो सोडियम आयन है वो मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, तो हमारा मेम्ब्रेन का अंदर का पार्ट जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको हम लोग डिपोलराइजेशन। और जिसमें हमारा अंदर का मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज होगा उसको रिपोलराइजेशन बोलेंगे। एक बार देख लो बच्चों फिर से, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका जो मशीन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा हार्ट के कार्डियक साइकिल का। फिर पी क्यू आर एस और टी वेव इसमें मेन दिए हुए हैं। पी क्या करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस क्या करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड टी वेव हमारा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये हमारी एनसीईआरटी की बात हुई। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक हमसे पूछा जा सकता है कि टी और पी, ये जो हमारा गैप है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि एनसीईआरटी तो यहाँ जाके खत्म हो गई है हमारी। तो टी और पी के बाद हम क्या बोलते हैं? टीपी गैप बोलते हैं। ठीक है, टीपी गैप इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? टोटल पाउज। क्या है? टोटल पाउज। इसमें हार्ट जो होता है वो रेस्टिंग फेज पे होता है, इसमें हार्ट रेस्ट करता है, कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, तो हमारा जब एक कार्डियक साइकिल खत्म होती है और दूसरी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है उसके बीच के गैप को हम लोग टीपी गैप बोलते हैं। और इसमें जो हमारा हार्ट होता है वो पॉज होता है, वो एकदम रिलैक्स स्टेट पे होता है, कुछ भी नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या हमारे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में मैचिंग दिया हुआ है। मैं मेनली ऐसे क्वेश्चन लेके आती हूँ जिसमें हम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो एसएसएन रीजन टाइप के भी आने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे नीट का पैटर्न होता है ना उसमें मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन टाइप आते हैं। ठीक है, बट जो मैचिंग होता है वो हमारे कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो पी वेव क्या है हमारा? पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन एट्रिया कहाँ पे है? थर्ड पे है। तो ए का हमारा थर्ड, ए का थर्ड देखो हमारा किसमें आ गया? फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया। बट हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है नीट का पेपर जो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट का है। अगर ये फर्स्ट आ गया तो आप आगे निकल जाओ, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके क्लियर हो, अगर कहीं भी थोड़ा डाउट हो रहा है फिर आगे आप चेक करो। बी का क्या दिया हुआ है? mucus coating of epithelium lining the urogenital tract and HCl in stomach। ये हमारा किसका है? मैंने बोला था जहां पे भी लिक्विड आएगा वो हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। तो HCl इन स्टोमक तो दिया है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। लेकिन ये जो यूरोजेनाइटल ट्रैक में है, जो मैंने बताया था म्यूकस ट्रैप कर लेगा आके, वो हमारा किसमें आया था? फिजिकल बैरियर में आ रहा था ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल होगा, ना कि फिजियोलॉजिकल बैरियर का। ओके बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्या दिया हुआ है? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट। जो हमारा पीएनएमएल होता है, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर पीएनएमएल, ये हमारा सेलुलर बैरियर का एग्जांपल होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा थर्ड वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मोनोसाइट, मोनोसाइट किसमें है? मोनोसाइट इन ब्लड, मैक्रोफेज इन टिश्यू एंड नेचुरल किलर। तो ये पीएनएमएल पॉलीन्यूक्लियर मार्फोन्यूक्लियोसाइट,
ये हमारा किसमें जाएगा, सेलुलर बैरियर में। एंड फोर्थ क्या दिया हुआ है, एंटी टिटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन। तो अगर हम लोगों को सांप काट लिया है तो हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी का इंतजार करेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो हम लोग इसमें पैसिव इम्यूनिटी का यूज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल में इससे 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंगल पेज से। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और अभी आपके लाइफ में बहुत हर्डल, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उसको अच्छे से फेस करना है बच्चों। कभी भी पैनिक मत करना। और लास्ट में मैं इतना बोला चाहूंगी कि वह पथ क्या पथि कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथि कुशलता क्या जिस पर बिखरे सूल न हो। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल समय में भी आपको अच्छे से अपना रिस्पॉन्ड देना है और पेपर अच्छे से करके आना है।